लोग अध्ययन करेंगे एक और संवैधानिक आयोग के बारे में। काफ़ी चर्चित आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है और खासकर भारत में वित्त की व्यवस्था से जुड़ा हुआ आयोग है, जिसको हम लोग वित्तीय आयोग के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो अब अध्ययन आपका प्रारंभ हो रहा है वित्त आयोग से संबंधित है। फाइनेंस कमीशन को लेकर हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग होने की वजह से संविधान में इस संदर्भ में व्यवस्था प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 में स्पष्ट किया गया है कि एक वित्त आयोग होगा, बल्कि यहां तक स्पष्ट किया गया कि संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और ऐसा वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। यानी प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ऐसा वित्त आयोग भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समावेशन को लेकर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगा। चूंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित देश है, जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्यों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अस्तित्व है और इनके बीच में वित्तीय समायोजन आवश्यक है। वित्तीय समायोजन के रूप में वित्त आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण सिफारिशें मानी जाती है, जिसको आधार बनाकर केंद्र के द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में करों का आवंटन का आधार वित्तीय आयोग की सिफारिश होते हैं। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में करों का जो विभाजन होता है, करों का जो बंटवारा होता है और केंद्र के द्वारा राज्यों को जो अनुदान प्रदान किए जाते हैं, ये सब वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। वित्त आयोग ही इस संदर्भ में सिफारिशें प्रस्तुत करता है और उन्हीं सिफारिशों को आधार बनाकर केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए राजस्व आदि, बल्कि आप कह सकते हैं कर आदि और प्लस अनुदान प्रदान किए जाते हैं। तो किस राज्य को कितने कर अदाय किए जाएंगे, कितने उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, ये सारी की सारी सिफारिशें वित्त आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं और उन्हीं सिफारिशों को आधार बनाकर केंद्र और राज्यों के बीच करों आदि का आवंटन संभव होता है। तो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसके गठन का प्रावधान संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 280 इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधानों से युक्त प्रकार का अनुच्छेद है, जिसके तहत एक वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधानों को अमली जामा बनाने का प्रयास किया गया है। नोट भी करते चलिएगा, लिखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो वित्त आयोग है ये एडवाइजरी कमीशन के रूप में स्थापित है, परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापित है। इसका सीधा सा आशय होता है कि इसके द्वारा जो परामर्श दिए जाएंगे, जो सिफारिशें होगी, वो परामर्श के रूप में होगी और अगर कोई सिफारिश परामर्श के रूप में है तो उसमें कंपल्सन का भाव नहीं होता, बाध्यता का भाव नहीं होता। सिफारिशों को मानना या न मानना, सिफारिशों को स्वीकार करना या न करना, सिफारिशों पर अमल करना या न करना, ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन आयोग की लगभग 90% सिफारिशें सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को तो इसका जो नेचर है, आयोग का जो नेचर है, उसके बारे में अध्ययन करना है।
तो आयोग का नेचर क्या है? परामर्शदात्री निकाय का नेचर है। परामर्श वित्तीय मामलों के समायोजन के संदर्भ में परामर्श देने के उद्देश्य से संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग क्या करता है? वित्तीय आवंटन को लेकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, सरकार को परामर्श प्रदान करता है और सरकार ऐसे परामर्श को स्वीकार करते हुए वित्तीय आवंटन की नीति तय करती है, वित्तीय आवंटन के लिए अपनी योजनाओं का निर्धारण करती है। केंद्र और राज्यों के बीच में करों का समायोजन का आधार यही सिफारिशें बनती है। नोट कर लीजिए, वित्त आयोग, नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग एक परामर्शदात्री संवैधानिक निकाय है। एक परामर्शदात्री संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय समायोजन तथा वित्तीय संबंधों को निर्धारित करने, वित्तीय संबंधों को निर्धारित करने, करों के सामंजस्यपूर्ण बंटवारे, करों के सामंजस्यपूर्ण बंटवारे तथा अनुदान आदि के निर्धारण के संबंध में सिफारिश प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुदान आदि के बारे में सिफारिश करने के उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और यह अधिकार कहां से राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ है? तो संविधान से प्राप्त हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 280 से प्राप्त हुआ है। आर्टिकल 280 में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के प्रारंभ के 2 वर्षों के भीतर और उसके उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी इसी में 2 बातें छिपी हुई है। एक, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और दूसरा, राष्ट्रपति कितने समय के लिए, किस अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी वित्त आयोग की अवधि क्या होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा। ये दोनों बातें जो है आर्टिकल 280 में निर्धारित है। स्पष्ट किया गया है कि वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष के बराबर होगा। उसके पहले भी अगर आयोग चाहे तो अपनी सिफारिश से सरकार को अवगत करा सकती है, अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को आयोग प्रस्तुत कर सकता है। तो ये आर्टिकल 280 के जो प्रावधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसको इसी रूप में आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसे क्या लिखा है अभी कि वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी पॉइंट में लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर, संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के आदेश से वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और अगर इस नंबर में देखा जाए तो भारत का पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पहले राष्ट्रपति इस प्रकार के आयोग का गठन करता है। तो गठन कैसे होता है? राष्ट्रपति के आदेश से होता है। नोट कीजिएगा, भारत में पहली बार 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश से वित्त आयोग का गठन किया गया था। और अब तो कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? हाँ, नोट कर लीजिएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
हाँ ध्यान रखिएगा, के सी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो 1951 का आयोग गठित हो रहा है, इसमें जो अध्यक्ष के रूप में या वित्त आयोग, मुख्य वित्त आयोग के रूप में कौन है? के सी नियोगी साहब थे। के सी नियोगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो लिख लीजिएगा, पहला वित्त आयोग के सी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, या के सी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान को भी नोट कर लीजिएगा, अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। ठीक, अब हम इसके संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि वित्त आयोग का संगठन कैसा होगा। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वित्त आयोग में एक इसका अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य, इन सबकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। तो इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्य सबके सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। नोट कर लीजिएगा, संगठन लिखिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब यहां पर देखिए, इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक है, या तो उसकी प्रकृति को लेकर या उसकी संरचना को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। वित्त आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बनने वाला आयोग है? यानी 5 सदस्यीय आयोग है, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्य सबको मिलाकर प्रश्न किया जा रहा है। वित्त आयोग में, इसी से देखिए कैसे प्रश्न बन रहे हैं अलग अलग। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य नियुक्त हो सकते हैं? अधिकतम 4। तो एक एक पॉइंट से कितने कई प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और इसी तरीके से आप सबको अध्ययन भी करना चाहिए। ये नहीं कि धारा प्रवाह पढ़ते हुए चले गए, एक पॉइंट का मतलब 2-4 क्वेश्चन का उत्तर ये आपको मिलेगा। यहां नेचर ही बता रहा है, ये संरचना को भी स्पष्ट कर रहा है, अध्यक्ष और सदस्यों की वास्तविक संख्या को निर्धारित कर रहा है, 5 सदस्यीय आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये पूरी तरह जो है चीजें आपको यहां से स्पष्ट हो रही है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का भी निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष के लिए अलग प्रकार की योग्यता है और सदस्यों की योग्यता अलग अलग है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र होगा जिसे सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव, यानी सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक जिसने सार्वजनिक पद को धारण कर रखा हो, और आमतौर पर ऐसा अधिकारी जिसे लोक सेवा ने चुना हो। बड़ा अधिकारी, वो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो सकता है, राजस्व सेवा का सदस्य हो सकता है, या कोई इस कैटेगरी का अन्य सेवा का सदस्य हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव का सीधा सा आशय है वह वरिष्ठ अधिकारी होगा, और वरिष्ठ अधिकारी भी वह अधिकारी होगा जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने चुना होगा। ऐसे व्यक्ति ही पात्र होते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए। और बाकी जो 4 सदस्य हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के पारखी लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए वित्त आयोग में जो
सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण करने की योग्यता रखता हो। कहने का यहां पर आशय है कि अब तक जो आयोग के बारे में आप अध्ययन करते थे, सब की योग्यता और सबकी अर्हता लगभग बराबर होती थी, लेकिन यहां पर आयोग को, चूंकि आयोग करों आदि के बारे में सिफारिशें प्रदान करेगा, इसे लगभग हर सेक्टर को टच करने का प्रयास किया गया। वित्त वाले सेक्टर को भी टच किया गया, सार्वजनिक सेवा को भी टच किया गया, न्यायपालिका को भी टच किया गया। कहने का आशय कि सभी क्षेत्रों के समन्वित प्रयास वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में निर्धारित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की योग्यता का अभी निर्धारण किया गया है। आयोग में एक सदस्य सचिव नियुक्त होगा या आयोग में एक सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का पद स्थापित अधिकारी होता है। वित्त मंत्रालय का पद स्थापित अधिकारी होता है। यह अधिकारी आयोग के कार्यों में प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। तो यहां पर देखिए, अब कैसे इसका आपको अध्ययन करना है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और प्लस सदस्य सचिव। वो रियल में सदस्य नहीं है, लेकिन उसका पद सचिव का है और वो सचिव कहां पर है? वित्त आयोग में ही आ रहा है, तो उसे सदस्य सचिव का दर्जा दिया जाता है। तो ये सदस्य सचिव कहलाता है इसका पद। अब हम सबकी योग्यता के बारे में आकलन करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष की योग्यता को देखेंगे और उसके बाद जो सदस्यों की योग्यता है, अलग अलग योग्यता का जो निर्धारण किया गया है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेगा योग्यताएं लिखेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसे सार्वजनिक जीवन का अच्छा अनुभव हो। तो ये अध्यक्ष की योग्यता हो गई। अब आइए सदस्यों की योग्यता। अध्यक्ष में हो गया ना, जीवन का अच्छा अनुभव हो या सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव हो। अच्छा लिखा कीजिए, अच्छा अनुभव हो। ठीक। अब लिखिएगा सदस्यों की योग्यताएं। नंबर 1 यानी पहला सदस्य लिखिएगा, कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा का विशिष्ट ज्ञान हो। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। और चौथा, कोई ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। स्पष्ट है? तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी है। चारों सदस्य अलग अलग क्षेत्रों की योग्यता को धारित किए होंगे, आयोग में सदस्य रूप में पदस्थापित किए जाएंगे। क्लियर है? तो 5 क्या कि 6 लोगों का एक समूह है वित्त आयोग। बाकी जो है निम्न स्तरीय स्टाफ भी एक बड़ी लंबी फेरिस्त उसकी होती है। तो कम से कम 6 बड़े अधिकारी हैं, एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य हैं और एक सदस्य सचिव है। और सारे के सारे आप देखें तो हाई क्लास या हाई रैंक होल्डर अधिकारी होंगे। यहां तक कि जिसे आप अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ मानते हैं, वो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होता है जो भारतीय
आर्थिक सेवा का सदस्य होता है। IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, उसका वह वरिष्ठ सदस्य होता है। और अलग अलग क्षेत्रों को रखा गया इसलिए क्योंकि वित्तीय मामलों में पारदर्शी और निष्पक्ष आधार पर आवंटन के लिए सिफारिश की जा सके। लगभग हर एक सेक्टर को टटोलने का प्रयास किया गया। न्यायाधीश है तो न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए सिफारिश करेगा। वित्तीय मामलों के मामले में 2 अधिकारी है, एक लेखा का विशेषज्ञ है और दूसरा वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ है। अर्थ और वित्त में अंतर होता है, हमने पहले भी शायद चर्चा किया होगा कि भी अर्थ और वित्त में क्या फर्क होता है। तो अर्थ और वित्त में क्या अंतर होता है? देखिए, अर्थ और वित्त में फर्क क्या होता है, एक में हम डायरेक्ट मुद्रा की बात करते हैं और दूसरे में इनडायरेक्ट मुद्रा होती है। जैसे आपके जेब में पैसे हैं तो वित्त है, लेकिन आपका जो नॉलेज, आपकी जो योग्यता, आपकी जो तैयारी चल रही है वो अर्थ है। प्रकृति के गोद में छिपे हुए संसाधन वो सब अर्थ है। कोयला है, खनिज है, वगैरह क्या है वो सब। जैसे कोयला आप 10 किलो लेकर किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाइए और वहाँ पकौड़ी खाने के बाद कहिए कि 2 किलो कोयला ले लो, तो क्या करेगा वो? तो उसके आगे की तैयारी कर लीजिए हॉस्पिटल में जाने के लिए। लेकिन अगर पैसा जेब में है और नहीं तो पेटीएम है, अब तो डायरेक्ट मुद्रा कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो मुद्रा का रूप जो है पेटीएम बन गया है, मुद्रा का UPI बन गया है, वगैरह वगैरह बन गए हैं। कोई गूगल पे इस्तेमाल कर रहा है, कोई फोन पे इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में मुद्रा ही जा रही है। वो मुद्रा का ही अलग अलग रूप है। तो यहां पर हम अर्थ और वित्त, अर्थ का मतलब है इनडायरेक्ट मनी से, जो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा नहीं है, लेकिन जिसके आधार पर मुद्रा अर्जित की जा सकती है। आप सब संसाधन हैं, जितने भी संसाधन होते हैं सब अर्थ होते हैं। अभी मानव संसाधन भी अर्थ है, प्रकृति के गर्भ में छिपा हुआ संसाधन अर्थ है, पृथ्वी के ऊपर जो जितने संसाधन वो सब के सब अर्थ हैं। अर्थ प्रत्यक्ष मुद्रा भले ही नहीं है, लेकिन उसे प्रयोग में लाकर मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है। जैसे आप सब प्रत्यक्ष मुद्रा नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन कल जब सर्विस में चले जाएंगे तो मुद्रा का दोहन आप भी करेंगे, तो मुद्रा का अर्जन वहां से होगा। तब वो जो मुद्रा आपके पास आएगी वो वित्त होगा और आप खुद जो है वो अर्थ के रूप में बने रहेंगे। तो अर्थ के आधार पर वित्त का निर्धारण होता है। तो दोनों की प्रकृति में बड़ा अंतर होता है। मुद्रा लेन देन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और अर्थ मुद्रा की स्थिति को स्ट्रांग बनाती है या उसको कमजोर बना देती है। यानी मुद्रा की वस्तु स्थिति क्या होगी ये अर्थ पर निर्भर करता है। तो इसलिए अर्थ का भी विशेषज्ञ बैठा हुआ है, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ बैठा होता है, वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ बैठा है, और लेखा, सरकार कुछ खर्च करती है, सरकार कुछ आय होते हैं, संसाधनों का समायोजन होता है, उसको लेखांकन करने की आवश्यकता होती है, अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। तो लेखांकन का विशेषज्ञ व्यक्ति भी होना चाहिए। कहां से कितने मुद्रा के हमारे पास कितने स्रोत हैं, अर्थ के कितने क्या क्या स्रोत हैं, कहां से कितना धन का संग्रह हो रहा है, कितना संचय हो रहा है, कितना व्यय के रूप में हम उसे ला रहे हैं, ये तमाम बातों के लिए उसका विशेषज्ञ लेखाधिकारी के रूप में बैठा होता है। तो हर सेक्टर का विशेषज्ञ यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिसका संबंध वित्त और अर्थ से जुड़ा होता है। क्योंकि वित्त आयोग है, नेचर नहीं बदल जाएगा, तो वित्त में न्याय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और जैसा कि आप कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी देख सकते हैं, कौटिल्य तो साफ तौर पर कहते हैं कि राजा को सबसे ज्यादा ध्यान वित्त पर देना चाहिए। इसलिए वो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जिह्वा के ऊपर यानी आपके जीभ के ऊपर शहद की एक बूंद रख दी जाए, व्यक्ति न चाहकर भी उसका रसास्वादन कर लेता है। तो वित्त के ढेर पर बैठा अधिकारी और उससे आप ईमानदारी की बात करें, हो सकता है वो बहुत ईमानदार हो, फिर भी दाएं बाएं थोड़ा बहुत हो ही जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि सबसे ज्यादा वित्त की निगरानी करे, वित्त पर ध्यान दे। अगर वित्त की सुदृढ़ता नहीं होगी तो राज कमजोर हो जाएगा।
वहां से अवधारणा चली आई है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, इस वित्त की व्यवस्था में सुदृढ़ अवस्था बनी रहे, पारदर्शी तरीके से इसका प्रयोग हो सके, इसके लिए एक न्यायाधीश बनने वाला व्यक्ति या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति या न्यायाधीश रह चुका हो या जो है वह अब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी स्थान सदस्य के रूप में दिया गया है। तो संरचना को हमें बहुत बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता होती है और उस संरचना के माध्यम से वित्त आयोग के नेचर आदि का प्रकटीकरण अपने आप हो जाता है। ठीक, लिखेगा अधिकार एवं शक्तियां, क्या क्या इनके पास है, अधिकार एवं शक्तियां। इसमें लिखेगा वित्त आयोग केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों के संदर्भ में सिफारिश करता है। केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों के संदर्भ में सिफारिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। नेक्स्ट, आयोग की सिफारिशें आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी होती हैं। आगामी शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी जब सिफारिश आएगी उसके बाद जब क्रियान्वयन होगा तब से लेकर 5 वर्ष तक। ये नहीं होता कि जब तक कार्यकाल चला तब तक सिफारिश लागू, तब तक सिफारिश आती ही नहीं। सिफारिश जब भी आती है तो अगले 5 वित्तीय वर्ष के लिए आती है, उसका क्रियान्वयन वाले तिथि से लेकर आगे के 5 वर्ष तक लागू होगी और तब तक दूसरे वित्त आयोग की सिफारिश आ जाएगी, फिर उसका क्रियान्वयन उसके बाद किया जाएगा। तो करंट नहीं चलता है, आगामी शब्द का यहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, लिखेगा राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति तो सरकार से है क्योंकि परामर्शदात्री संस्था है, ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब लिखिए कार्य, ये तो अधिकार हो सकते हैं कि हाँ इन मामलों में आयोग की सिफारिशें हो सकती है। कार्य कौन सा होगा इसका, लिखेगा संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग के प्रमुख कार्य हैं। आयोग के प्रमुख कार्य हैं, नंबर 1, केंद्र और राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के संबंध में, करों के शुद्ध आगमों के संदर्भ में, बल्कि आगमों के वितरण के संबंध में, आगमों के वितरण के संदर्भ में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के भाग के वितरण या ऐसे आगमों के भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करना। ऐसे आगमों के भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करना, शुद्ध लिखेगा आगमों के भाग के बारे में सिफारिश करना। हाँ, सिफारिश करना, ये समझ में आया कि नहीं आया? कर का आगम मतलब इनपुट, यानी कहां से कर जनरेट होगा, कहां से आएगा, और जो कर आया उसका आवंटन केंद्र और राज्यों के मध्य में कैसे होगा। एक तो कर कहां से संग्रहित किए जाएंगे, इसके बारे में सिफारिश। केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का कलेक्शन होगा या कर जहां से जनरेट किए जाएंगे या कर के जो स्रोत होंगे उनका आवंटन करना, दोनों के मध्य में, केंद्र और राज्यों के मध्य में उनका वितरण करना। और दूसरी बात कि जो कर के आगम हैं, इनपुट्स हैं, टैक्स इनपुट्स हैं, उनको राज्यों के स्तर पर वितरण की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे इससे पहले आप सब जीएसटी से पहले अध्ययन किया करते थे कि कुछ कर जो है केंद्र सरकार वसूल करती है, कुछ कर राज्य सरकारें वसूल करती है, कुछ ऐसे टैक्स हैं जो राज्य सरकार वसूल तो करती है लेकिन केंद्र को भेज देती है।
कुछ ऐसे कर राष्ट्र सरकार वसूल करते हैं, उसका कुछ अंश अपने पास रखती है और शेष केंद्र को भेज देती है। कुछ ऐसे कर होते हैं जो राज्य के द्वारा कलेक्शन उनका होता है और पूरा पूरा राज्य अपने पास रख लेता है, जैसे चुंगी कर वगैरह। तो अब तो उसके जगह पर जीएसटी आ गया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से कर की वसूली की जा सकती है, कर का समायोजन किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या सिद्धांत होंगे, इसका निर्धारण करने की सिफारिश आयोग के द्वारा की जाती है। ये आयोग का कार्य है कि वो देखे कि कर का आगम का स्रोत क्या हो सकता है, कर कहां से जनरेट हो सकता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टैक्स लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, राज्यों को अनुदान देने के क्रम में व्यवहारिक सिद्धांत बनाना या राज्यों को अनुदान आवंटन के संबंध में क्रम में व्यवहारिक सिद्धांत बनाना। कुछ भी लिखिए। अनुदान का मतलब यहां पर सब्सिडी आदि से है, रियायत से है। बहुत बार सरकार जो है राज्यों को कुछ रियायत देती है। किस राज्य को कितने रियायत मिलेंगे, क्योंकि सारे राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है वो एक समान प्रकार की नहीं है। कुछ गरीब राज्य हैं, कुछ मध्य स्तर के राज्य हैं, कुछ समृद्ध राज्य भी हैं। वित्त आयोग था, उसकी सिफारिश आई थी, उसमें सिफारिश की गई थी कि केंद्र और राज्यों में करों का आवंटन को बेहतर बनाने के लिए राज्यों की 2 कैटेगरी होगी, उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य। हालांकि उन्होंने उत्तर दक्षिण में बांटा नहीं था, लेकिन वे राज्य जहां की जनसंख्या कम है और वे राज्य जहां की जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में, यानी पॉपुलेशन के साइज को आधार बना लिया उन्होंने, ज्यादा पॉपुलेशन साइज वाले स्टेट के लिए ज्यादा करों का आवंटन कर दिया और कम पॉपुलेशन साइज वाले स्टेट के लिए कम करों का आवंटन की सिफारिश कर डाला। इसकी बड़ी आलोचना हुई और आलोचना होनी भी चाहिए थी। यह गलत बात थी। इससे क्या हुआ कि केंद्र के द्वारा राज्यों में करों के आवंटन में उन राज्यों को ज्यादा तरजीह दी गई जहां की जनसंख्या ज्यादा थी और उन राज्यों को हतोत्साहित किया गया, प्रभावित किया गया जहां की जनसंख्या कम थी। इसका मतलब जिन राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया, अच्छा काम किया उन्होंने, उन्हें कम राजस्व देने की बात कर दी गई, और जिन राज्यों ने जनसंख्या को बढ़ने दिया, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम जहां पर असफल साबित हुए, उन राज्यों के ज्यादा धन का आवंटन करने की सिफारिश कहीं से भी उचित नहीं था। कारण कि जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया, तभी वहां पर आबादी कम है, जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया, ऐसे राज्यों को और अधिक धन देकर उन्हें उत्साहित करने की आवश्यकता थी। जबकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को हतोत्साहित किया जा रहा है कि आपको कम टैक्स उपलब्ध होंगे, और जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में फेल हुए उनको उत्साहित किया जा रहा है कि और फेल हो, जितनी जनसंख्या वो बढ़े आपके यहां पर हम ज्यादा धन का आवंटन करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो इसी बात को लेकर आयोग की रिपोर्ट को जबरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ा। तो अब उन चीजों पर बहुत हद तक ध्यान दिया जा रहा है और करों के आवंटन के मामले में जो सुसंगत आधार होना चाहिए, काफी स्टडी के बाद आयोग की रिपोर्ट आ रही है। तो रिपोर्ट बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आघात था उन राज्यों के सापेक्ष जो जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया, जनसंख्या संबंधी जो फैमिली प्लानिंग स्कीम थी उसका उन्होंने भरपूर और सही तरीके से उपयोग में लाया, जिस वजह से वहां की जनसंख्या नियंत्रित हुई। लेकिन जब करों का आवंटन किया जाने लगा तो उन्हें कर के रूप में कम राशि आवंटित की गई। और ये राज्य कौन थे? जिन्हें ये साउथ वाले थे, जहां की जनसंख्या कम थी, और नॉर्थ के राज्य
जहां पर बेतहाशा जनसंख्या बढ़ती रही, वहां पर ज्यादा करों का आवंटन किया गया। यूपी बिहार वाले नंबर 1 पे थे, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट, सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना। ठीक है, तो ये वित्त आयोग के बारे में आपने अध्ययन किया।